हेलो दोस्तों, मैं सत्यम मौर्य। आज मैं आपके लिए कक्षा 12वीं केमिस्ट्री जो आपका न्यूमेरिकल चल रहा है, कल आपको होमवर्क दिया गया था। एथिलीन ग्लाइकोल जल में 20% भारानुसार घुला है। विलयन में एथिलीन ग्लाइकोल का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें से कितने बच्चों ने सॉल्व करके लेकर आया है वो तो कमेंट बॉक्स में बता दिए हैं। तो इसे सॉल्व करते हैं। इसमें हम गिवन वैल्यू निकाल लेते हैं, लिखेंगे सॉल्व में हमें गिवन वैल्यू निकालेंगे। गिवन क्या क्या दिया गया है हमको, सॉल्यूट दिया गया है ए है इसमें एथिलीन ग्लाइकोल जल में, यानी कि इसमें H2O है। बी क्या है, सॉल्यूट क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल। तो यहाँ पर लिख लेंगे एथिलीन ग्लाइकोल। इसका फार्मूला आपको बता दिया गया था कल, C2OH। क्या आ जाएगा इसका फार्मूला, C2OH एथिलीन ग्लाइकोल। आगे क्या दिया गया है, दिया गया है W। यहाँ पर आपको 20% भारानुसार घुला है। एथिलीन ग्लाइकोल जल में 20% भारानुसार घुला है। तो यहाँ पर हमको क्या दिया गया है, WA प्लस WB। हमको दिया गया है WA प्लस WB इक्वल टू मान लेना हमको 100, और WA यहाँ पर दिया गया है 20 प्लस WB इक्वल टू 100। तो WB इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 माइनस 20 इक्वल टू कितना जाएगा, 80। यानी 80% हमारा क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल है, और 20% हमारा क्या है, जल है। 20% क्या है, इसमें जल है। एक मिनट, कुछ उल्टा हो गया है। 20% यहाँ पर सॉरी WB दिया गया है आपको 20%। WB 20% दिया गया है, WB 20 है, WA कैलकुलेट करना है यहाँ पर। तो WA इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, 100 माइनस 20। तो यहाँ पर WA इक्वल टू कितना हो गया, 80 हो गया। अब हमको क्या करना है, इसका मोल प्रभाव ज्ञात करना है। मोल प्रभाव ज्ञात करने के लिए हमें MB की आवश्यकता पड़ेगी। तो MB हम कहाँ से निकालेंगे, MB इक्वल टू हो जाएगा हमारा, 2 कार्बन है 12 दूना 24, 2 ऑक्सीजन है 32। तो 24 प्लस 32 कितना हो जाएगा, 56, और 4 हाइड्रोजन तो 6 हाइड्रोजन, 6 2 और ये 6 हो जाएगा। सबको ऐड कर लेंगे, तुम्हारा MB बराबर कितना मिल जाएगा, 62 मिल जाएगा। अब देखिए, हमें यहाँ पर हमको फाइंड करना है। फाइंड में लिखेंगे, फाइंड में हमें मोल प्रभाव ज्ञात करना है। XA एंड XB ज्ञात करना है। फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, XA इक्वल टू हो जाएगा NA अपान NB, सॉरी NA प्लस NB, और दूसरा हमारा फार्मूला हो जाएगा XB इक्वल टू NB अपान NA प्लस NB। ये हमारा फार्मूला है। हम कैलकुलेट कर लेंगे। पहले हम निकालेंगे NA बराबर क्या हो जाएगा, WA अपान MB, सॉरी MA। वैल्यू रख देंगे। वैल्यू हमारा WA कितना मिला है हमको, 80। MA कितना है, H2O। MA हमें नहीं पता है तो हम इसमें से ज्ञात कर लेंगे। H2O है, ऑक्सीजन का कितना होता है, यहाँ पर लिख लेंगे MA इक्वल टू, MA बराबर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 18 हो गया। आगे जब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो इसमें जो हमारी वैल्यू आएगी वो होगी 4.44। आप सॉल्व कर लेंगे, आपको ज़्यादा कैलकुलेट हो जाएगा। एटॉमिक मास यूनिट यहाँ पर लिख लेंगे चाहे। आगे क्या होगा, सॉरी एटॉमिक मास यूनिट यहाँ पर होगा, एटॉमिक मास यूनिट
और यहाँ पर भी AMU। आगे हमारा ये हमारा Na निकल आया है, Nb हमारा क्या हो जाएगा WB अपान MB इक्वल टू WB हमें कितना मिला है 20% और MB हमारा कितना मिला है 62%। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो हमें आंसर आएगा वो होगा 0.322। सॉल्व कर लेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। दूसरा हमारा निकालेंगे Na प्लस NB। Na प्लस NB निकाल लेंगे तो हमको मिल जाएगा, यहाँ पर काउंट कर लेंगे कितना हो जाएगा 2467.4, यहाँ पर हो जाएगा 4.762। Na प्लस NB हमारा कितना मिल गया 4.762। तो 2 अगर ना भी ले तब भी चल जाएगा। अब हमारा ये जो हमें जितनी वैल्यू मिली है इन वैल्यू को इसमें हम रख देंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर XA इक्वल टू NA अपान NA प्लस NB हो जाएगा हमारा। यहाँ पर Na में हमें कितना मिला है 4.44 अपान Na प्लस NB हमको कितना मिला है 4.76। इतना रख लेंगे और सॉल्व कर लेंगे तो हमारा XA का जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू हमारी आएगी, यहाँ पर सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा तो XA वैसे तो मुझे सॉल्व ही नहीं करना है, यहाँ पर पूछ रहा है एथिलीन ग्लाइकोल का मोल प्रभाव ज्ञात करना, मतलब हमको XB सॉल्व करना है, XA सॉल्व करने की तो हो सकता नहीं है। आप इतना नहीं सॉल्व करेंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन हमें XB ये सॉल्व करना है तो इसे सॉल्व करेंगे, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर जो भी आंसर आएगा उसकी कोई यूनिट नहीं रहेगी, यानी जो आपने मोल प्रभाव या फिर जो मोल लिखते हैं नॉर्मल लिखते हैं या फिर आप मोल पर लीटर लिखते हैं किलोग्राम मोल पर लीटर लिखते हैं वो सब यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो मोल प्रभाव पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर जो होता है मोल कैंसिल हो जाता है, इसलिए यूनिट जो होती है 0 हो जाती है। ठीक है, तो XB हमारा NB हमारा कितना मिला है, यहाँ पर देखिए हमारा NB कहाँ पर गया, NB है हमारा 0.322 अपान 4.76। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी एक्चुअल वैल्यू वो हो जाएगी 0.0672 0.0672 नहीं, यहाँ पर 6 आएगी 6, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब आपको कहीं भी दिक्कत हो रही है क्वेश्चन को समझने में, जो भी क्वेश्चन आपको बताया गया अगर आपको कहीं भी दिक्कत होती है समझने में या हमारे समझाने में तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कहाँ पर दिक्कत हो रही है आपको। आपका ये आंसर है और आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, 1 2 3 स्क्रीनशॉट हम रेज कर देते हैं। एक क्वेश्चन और है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राउल्ट लॉ, राउल्ट के नियम को पढ़ेंगे। आपको हमने कई सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करा दिए हैं, अब आप घर पर अपनी बुक लेकर प्रैक्टिस करते रहिए। एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन लिखिएगा 1 बिलियन में 25% जल, 1 बिलियन में 25% जल का 25% एथेनॉल, मैं लिख देता हूं 1 बिलियन में 25% जल H2O, 25% एथेनॉल इथानॉल तथा 50% एसिटिक अम्ल, 50% एसिटिक अम्ल भारानुसार उपस्थित है, भारानुसार उपस्थित है, प्रत्येक घटक का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए, प्रत्येक घटक का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए।
इसमें से कितने बच्चों को आ जाएगा, हैंडस्टैंड कीजिए। कुछ नहीं है, इसमें 3 कंपोनेंट दिया गया है। अभी तक हमने 2 कंपोनेंट के लिए सॉल्व किया है, यहाँ पर लेकिन 3 कंपोनेंट दिया गया है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि यहाँ पर विलय क्या है, विलायक क्या है, तो कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। हमें आज तक पता है, हमें आज तक बताया गया है कि जो हमारा वाटर होता है वो सार्वत्रिक विलायक होता है। वाटर जो होता है वो सार्वत्रिक विलायक होता है, मतलब वाटर में सब कुछ विलय हो जाता है, इसलिए वाटर को एक यूनिक विलायक माना गया है। तो यहाँ पर कहा गया है एक विलयन में 25% H2O, 25% एथेनॉल, 50% एसिटिक अम्ल भारानुसार उपस्थित है। प्रत्येक घटक का मोल प्रभाव ज्ञात करना है आपको, तो ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर क्या दिक्कत है भाई, बहुत आसान है। लिखेंगे गिवन क्या क्या दिया गया है, अगर मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। मैं अभी तक जितना सॉल्व करा हूँ बहुत आसान है। गिवन ए में दिया गया है आपको H2O कितना परसेंट है, WA बराबर निकालेंगे हम। वहाँ पर WA हमारा है 25%, WA हमारा कितना दिया गया है यहाँ पर 25 ग्राम, ठीक है। हम यहाँ पर ग्राम में मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। MA हमारा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। आगे हमारा B दिया गया है एथिलीन, या सॉरी यहाँ पर B हमारा जो है एथेनॉल है, क्या है, एथेनॉल है। मेथ 8 और OH यानी C2H5OH। MA निकालेंगे इसका, सॉरी MB निकालेंगे, कितना आ जाएगा 12 16 कितना हो गया 28, 28 5 कितना हो गया 33 और एक कितना हो जाएगा 34। MA हमारा कितना, MB हमारा कितना निकल जाएगा, देखिए फिर से कैलकुलेट कर लीजिए। 12 16, सॉरी 1 मिनट, 12 1 ही 2 है ना, 12 गुना 24 और 16 कितना हो जाएगा 40, 40 5 45 से 46। यहाँ पर MB हमारा निकल आया 46 और यहाँ पर आपको दिया गया है WB, वेट दिया गया है आपको 25 ग्राम, भार अनुसार है तो यानी कि ग्राम में ही है। और हमारा C दिया गया है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल दिया गया है यहाँ पर, तो एसिटिक अम्ल भी हम देख लेते हैं भैया। एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड, फार्मूला हो जाएगा इसका CH3COOH। तो इसका MB कितना निकल जाएगा, MC निकाल लेंगे इसका 12 गुना 24 16 गुना 32, 12 गुना 24 24 16 कितना हो गया 40, 40 16 कितना हो गया 56, 56 4 कितना हो गया 60। तो यहाँ पर MC बराबर हमारा कितना आ जाएगा 60 और WC बराबर हमारा कितना आ जाएगा 50, यानी 50 ग्राम। देखिए यहाँ पर क्या हो गया 25 25 50 50 100, पूरा 100 हो गया। आगे हमने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया है, अब हमें फार्मूला रखना है। हमको यहाँ पर फार्मूला लिख देंगे, चाहे फाइंड भी लिखें कोई दिक्कत नहीं होगी। फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, XA निकालेंगे पहले हम, प्रत्येक घटक के लिए निकालना है। XA बराबर क्या, यहाँ पर अलग अलग तरह निकाल लेते हैं, NA WA अपान MB, सॉरी MA, वैल्यू पुटअप कर देंगे। वैल्यू हमारी WA है 25% और ये हो जाएगा 18। आगे है हमारा MB, WB अपान MB 25% और हमारा MB आया है 60 और NC हमारा कितना हो जाएगा WC अपान NC इक्वल टू 50% और हमारा जो मॉलिक्यूलर वेट आया है वो आया है 60। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आपका जो आंसर आ जाएगा उसमें आप Na प्लस NC प्लस NB प्लस NC कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, हो जाएगा, कैलकुलेशन तो हो ही जाएगा, कोई आसान टफ नहीं है। आगे जब इतना आप कर लेंगे तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, देखिए हम कर देते हैं भैया, हमें आपका विश्वास नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले का जो आंसर आएगा अभी अभी आपने सॉल्व किया था 4.44, यहाँ पर हो जाएगा 4.44 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा 0.543
43 और इसका आपका आएगा 5 6 5 30 6 6 36 6 47 6 48 6 48 यानी 0.83 इतना आ गया है। अब क्या करना है हमको, इसमें कैलकुलेट कर लेना है। 4.44 प्लस 0.543 प्लस 0.83। अब हमको क्या करना है, कैलकुलेट ही करना है, तो कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 3 741 और 8 5 13 13 4 कितना हो जाएगा 17 17 1 हो जाएगा 18.415 5.813 इतना आ रहा है, इतना आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो यानी हमारा कैलकुलेशन गलत है। आप जरा सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आना चाहिए। इसमें देखिए यहाँ पर मेरे ख्याल से कुछ मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर 25 से अगर भाग देंगे हम, 18 से अगर 25 को भाग देंगे तो एक बार जाएगा, बचेगा कितना, 15 में से 8 गए 7 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे। 18 पंचे 90 होता है, 8 दूनी 16, देखिए 3 बार जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए 2 बार जाएगा, 2 बार ले जाएंगे तो 8 दूनी 16, 3 बार ले जाएंगे तो 8 दूनी 24 और 3 तो 6। हाँ 3 बार जाएगा, तो यहाँ पर 3 बार ले जाइए 64 हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका 6 और फिर हो जाएगा 0, यानी कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। फिर हमारी यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 1.32। भाई क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। मैं बता रहा हूँ कि कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं गलत हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। आप जो कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन में आपका NA प्लस NB प्लस NC जो है वो हमारा आएगा यहाँ पर 2.60 इतना आना चाहिए। अब हम इसे कैलकुलेट कर देख लेते हैं। 3 का 3 हो जाएगा, 4 2 6 6 3 9 हो जाएगा, 5 8 हो जाएगा, 8 8 16 ये 6 हो जाएगा, आगे 1 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ अप्रॉक्सीमेटली 2.60 यहाँ पर 9 है, अल्पतमांक लेकर यहाँ पर क्या कर दिया गया है, इसे 1 कर दिया गया, 10 कर दिया गया, 10 कर दिया गया तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, XA बराबर NA अपान NA प्लस NB, XB बराबर क्या हो जाएगा, NB अपान NA प्लस NB प्लस NC, यहाँ पर प्लस NC भी लिखेंगे। XC बराबर क्या हो जाएगा, NC अपान NA प्लस NB प्लस NC। अब हमको कुछ नहीं करना है, वैल्यू को पुट कर देना है। NA हमारा मिला है 1.32 अपान 2.60 और यहाँ पर हमको मिला है NB हमारा जो मिला है वो XB हमारा जो मिला है 0.543 अपान 2 यहाँ पर देखिए 2.60 ये 5 है और यहाँ पर हमको जो मिला है 0.83 अपान 2.60। अब आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे, आपका आंसर यहीं पर फाइंड हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम चलते हैं, जो हमारा नया है, आप राउल्ट के लॉ को पढ़ेंगे। राउल्ट का लॉ क्या है हमारा, इसके बारे में जानेंगे हम लोग। तो एक आपके लिए होमवर्क दे दिया जाता है, आप उसे सॉल्व कर कर आएंगे, बाकी नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पर बताया जाएगा, आप क्वेश्चन को नोट करेंगे, एक इसे सॉल्व कर लीजिएगा, इसे लिख लीजिएगा, एक होमवर्क लिख लीजिए। 1 बिलियन की सांद्रता 1.54 मोल है। 1 बिलियन की सांद्रता 1.54 मोल है
2500 ग्राम विलायक में 2500 ग्राम विलायक में कितने ग्राम एथेनॉल घोलना पड़ेगा? कितने ग्राम एथेनॉल घोलना पड़ेगा? हो गया? क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन बहुत आसान है। कह रहा है कि एक विलयन है जिसकी सांद्रता कितनी है? 1.54 मोल है और उसको 2500 यानी कि 2500 ग्राम विलायक में कितने ग्राम क्या करना पड़ेगा? एथेनॉल घोलना पड़ेगा। आ जाएगा या सॉल्व करा दूं मैं यहाँ पर? चलिए मैं सॉल्व करा देता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है भैया। देखिए क्या कह रहा है, हमें दिया गया है यहाँ पर सांद्रता दे दी गई है। सांद्रता यानी स्मॉल m दिया गया है 1.54 मोल, यानी कि हमें सांद्रता दिया गया है। यहाँ पर हमको बता दिया गया कि मोललता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है? मोललता ज्ञात करना है। आगे कहा गया है, इतना दिया गया है, तो WA हमारा कितना है? WA है हमारा 25,000 2500 ग्राम है। आगे क्या दिया गया है? हमें एथेनॉल दिया गया है, B हमारा कितना है? एथेनॉल है। एथेनॉल का फार्मूला होता है C2H5OH। आप फार्मूला याद कर लीजिए, मॉलिक्यूलर वेट भी याद कर लीजिए। 12 दूना 24 और 16 40, 40 5 45, 46 होना चाहिए। यहाँ पर मैंने 60 दिया, हो गया। यहाँ पर 46 हो जाएगा। आगे जब हमें इतना पता चल गया तो हमें ज्ञात क्या करना है? कितने ग्राम हम विलेय को घोल सकते हैं, यानी WB ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? WB ज्ञात करना है। तो मोललता हमारी क्या होती है? M बराबर, फार्मूला या फाइंड जो हमें करना है वो हो जाएगा M बराबर WB इंटू 1000 अपान MB इंटू WA इन ग्राम। भाई ग्राम में ही चले गए। इतना हो गया। अब हमको क्या करना है? इसमें सारी वैल्यू हमको मालूम है, हम वैल्यू को रख देंगे और हम क्या कर लेंगे? आसानी से इसे सॉल्व कर लेंगे। हो जाएगा? अरे हो जाएगा भाई, क्या टफ है यहाँ पर? WA निकालना है तो WA नहीं, WB निकालना हमको। तो WB बराबर क्या हो जाएगा हमारा? WB हमारा हो जाएगा यहाँ पर मोललता, हमको इसकी वैल्यू दी गई है ना 1.54। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? WB कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना है। जब इसे पक्षांतर करेंगे तो ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी और वो वैल्यू नीचे चली आएगी। तो कर देंगे हम, यहाँ क्या करेंगे? MB इंटू WA अपान इंटू में MB रहेगा और अपान कितना हो जाएगा? 1000। ठीक है, इतना हो गया। अब सारी वैल्यू हम पुट कर देंगे। MB हमको पता है 46, WB पता है, WA पता है 250 और यहाँ पर हमको 1.54 अपान 1000 कर देना है। एक ही जीरो काटेंगे हम भैया, यहाँ 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। आगे हमारा जो मिला 46 इंटू 50 अपान 1.54 अपान 5 दूना 10, 5 हम 25 और 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। कितना हो गया? 23 इंटू 5 इंटू 1.54। यही आप इसको मल्टीप्लाई करा लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। हो जाएगा? कोई दिक्कत? ओके, सो इतना हो गया आपका जो WB मिल जाएगा यहाँ पर, WB वो आएगा ग्राम में, इसमें आएगा ग्राम में। आप वैल्यू फाइंड कर लेंगे। आगे हम लोग चलते हैं हेनरी के लॉ पर। हेनरी का नियम क्या है?
एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हेनरी का नियम इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इस पर। हेनरी का नियम, हेनरी लॉ, हेनरीज लॉ। हेनरी का लॉ क्या है? कह रहा है, हेनरी का नियम कहता है m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p। m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? p। तो यानी कि क्या है? m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p तो है यहाँ पर, और इसको हम और सॉल्व कर दें तो kh इंटू p हो जाएगा। kh क्या है? हेनरी कांस्टेंट है, हेनरी नियतांक है। लेकिन इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर इसकी जो परिभाषा हो जाएगी, परिभाषा नोट करेंगे आप लोग। स्थिर ताप पर किसी द्रव विलायक में घुले हुए, स्थिर ताप पर किसी द्रव विलायक में घुले हुए गैस का द्रव्यमान उस पर आरोपित दाब के समानुपाती होता है। उस पर आरोपित द्रव्यमान के समानुपाती होता है। देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि यहाँ पर जो हेनरी का नियम है वो किसी गैस के लिए होता है। किसी गैस का, किसी भी गैस का, कोई भी गैस हो, उसकी जो द्रव्यमान है और उसके दाब में लेकर, द्रव्यमान और दाब में लेकर यहाँ पर इसका नियम बताया जाता है। तो कहा जाता है कि स्थिर ताप पर, यानी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, आपका ताप कैसा होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। जब ताप स्थिर होगा तो यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि हम लोग बेसिक चीजें जानते हैं कि ताप हमारा स्थिर रहता है, ताप हमारा कांस्टेंट है। तो जब हमारा ताप कांस्टेंट है तो हम क्या करते हैं कि जैसे आप प्रेशर कुकर में दाल पका रहे हैं, दाल पकाते समय जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हैं तो क्या होता है, उस दाल पर हम प्रेशर भी लगाते हैं। भाई प्रेशर कुकर है तो ऊपर हम उसके ऊपर कुछ रख देते हैं, जो प्रेशर कुकर का ढक्कन होता है वो क्या कहता है, प्रेशर लगाता रहता है। तो जब कांस्टेंट टेम्परेचर होगा तो दाब भी उतना ही, जितना टेम्परेचर उतना दाब होता है। तो यही कहा गया है यहाँ पर कि स्थिर ताप पर किसी द्रव विलायक, स्थिर ताप पर किसी द्रव विलायक में घुले हुए गैस का द्रव्यमान, गैस का द्रव्यमान उसके दाब के समानुपाती होता है। यहाँ पर m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? p के। m क्या है? गैस का द्रव्यमान है। b क्या है? m क्या है? यहाँ पर गैस का द्रव्यमान, घुली हुई गैस का द्रव्यमान है। और p क्या है? दाब है, प्रेशर है। ठीक है, इतना हो गया। आगे इसे आप नोट कर लेंगे। इसे नोट करने के बाद लिखेंगे इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। इसे हम मोल फ्रैक्शन के रूप में भी जान लेंगे। तो जब हम इसे मोल फ्रैक्शन के रूप में जानेंगे तो क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन के लिए इसमें हो जाएगा आपका PA। PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब PA क्या है? यहाँ पर प्योर प्रेशर है किसका? सॉल्वेंट का। प्योर प्रेशर किसका है? सॉल्वेंट का। इनटू किसके हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ A, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ किसके? A के। यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि इन टर्म ऑफ, लिख लीजिए आप, इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन यानी मोल प्रभाज्य के केस में अगर इसे हम कहें, अगर हम मोल प्रभाज्य के केस में कहते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा P इज आंशिक दाब नहीं है, यहाँ पर प्योर प्रेशर है, यानी कि टोटल प्रेशर है। किसका प्रेशर है? विलायक का प्रेशर है। वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, किसके समानुपाती होगा? मोल प्रभाज्य ऑफ A, यानी A के मोल प्रभाज्य के समानुपाती होता है। अगर हम यहाँ से कांस्टेंट को इसको हटाएंगे, प्रोपोर्शनली का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट मिलेगा जिसे हम हेनरी कांस्टेंट कहते हैं, XA हो जाएगा। और लिखेंगे व्हेयर, जहां, लिखते चलिए, व्हेयर जहां KH इक्वल टू क्या हो जाएगा? हेनरी
हेनरीज कांस्टेंट और जिसकी वैल्यू होती है यानी KH इक्वल टू कितना होता है, आप सभी को फिजिक्स में भी पता होगा, यहाँ भी पता होगा। तो आगे चलकर हम थोड़ा सा अभी जानेंगे। जो हमारा हेनरी कांस्टेंट होता है 5.75 इंटू 10⁻7 टोर होता है। 5.75 इंटू 10⁻7 टोर, ठीक है। तो इतना इसका कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है, इसकी वैल्यू होती है, ये हेनरी कांस्टेंट है। आगे क्या है, m दिया गया है, स्मॉल m, तो लिखेंगे घुली हुई गैस का द्रव्यमान है, लिख लीजिए घुली हुई गैस का द्रव्यमान है, घुली हुई गैस का द्रव्यमान। और क्या दिया गया यहाँ पर, P दिया गया है। P क्या है यहाँ पर, तो हम जानते हैं गैस का आंशिक दाब है, क्या है, गैस का आंशिक दाब है, आंशिक दाब। और कुछ दिया गया है यहाँ पर, हाँ दिया गया है XA दिया गया है, PA दिया गया है, ठीक है। तो PA क्या हो जाएगा, गैस का आंशिक दाब, और XA क्या हो जाएगा, गैस का मोल प्रभाव हो जाएगा। आप नोट कर सकते हैं इसे, बिल्कुल नोट कर सकते हैं। XA बराबर क्या हो जाएगा, गैस का मोल प्रभाव, गैस का मोल प्रभाव। यहाँ पर ये हमको गैस का दाब होगा भैया, और PA आपका हो जाएगा गैस का आंशिक दाब हो जाएगा, गैस का आंशिक दाब, ठीक है। इतना चीज हमको दिया गया है, इतना आप पढ़िए, मन लगा कर पढ़िएगा। आपको जहां भी दिक्कत होती है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं जो भी स्टूडेंट हमारे लेक्चर को बीच में पढ़ रहा है, बीच से उठा रहा है, वो जाकर शुरू से लेक्चर को पढ़े, तब हमारे लेक्चर को समझ पाएगा। क्योंकि हम आप लोग देख ही रहे हैं यहाँ पर न्यूमेरिकल चल रहा है, और न्यूमेरिकल में बिना आप फार्मूला के न्यूमेरिकल को नहीं सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों आपसे हमारा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जाइएगा और अपने मेरे YouTube चैनल सत्येंद्र मौर्य बायोकेमिस्ट्री, आपको अगर हमारा YouTube चैनल नहीं मिल रहा है तो आप अपने YouTube चैनल पे जाइएगा, सर्च बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर टाइप करेंगे सत्येंद्र मौर्य बायोकेमिस्ट्री। जब आप इसे सर्च करेंगे तो हमारी एक प्रोफाइल निकलेगी, प्रोफाइल खुलकर आएगी। चैनल का नाम होगा सत्येंद्र मौर्य, सत्येंद्र मौर्य, हमारे चैनल पर ये नाम है हमारा, ठीक है। तो आप हमारे YouTube चैनल पे जाइएगा, वहां पर आपको हमारा YouTube चैनल में आप YouTube चैनल पे जाइएगा, सर्च बॉक्स में जाएंगे, टाइप करेंगे सत्येंद्र मौर्य बायोकेमिस्ट्री, फिर वहां पर हमारा YouTube चैनल निकल कर आएगा सत्येंद्र मौर्य। तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन दबा देंगे, ताकि आपको आने वाली वीडियो में आपको मिल जाया करेगी। जैसे यहाँ पर वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। सो गाइज आज के लिए इतना ही, बहुत धन्यवाद। और हाँ, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अगर मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं तो आगे पढ़ने के लिए, आगे पढ़ते रहने के लिए हमें क्या करना है, हमें कुछ आपको नोट करा देता हूँ, उसे आप पढ़ कर आइए। जैसे कि आपको पढ़ कर आना है, और न्यूमेरिकल चल ही रहा है तो आप हेनरी लॉ अच्छे से पढ़ लेंगे। इस पर आपको 2-3 न्यूमेरिकल आपको कराए जाएंगे। साथ में आप राउल्ट्स लॉ पढ़ लीजिएगा, राउल्ट का नियम क्या है और पराशर दाब क्या होता है। इन 2 टॉपिक को आप पढ़ कर आइएगा, राउल्ट का नियम, पराशर दाब क्या है, ठीक है। क्योंकि आगे चलकर जो हमारा टॉपिक आने वाला है वो है तो इजी, लेकिन टफ लगेगा, इससे ज़्यादा टफ नहीं है। अभी तक हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं जिसमें हमने पढ़ा नॉर्मलता, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाव, ये आपने हेनरी लॉ पढ़ा है। आगे चलकर राउल्ट लॉ पढ़ेंगे तो राउल्ट लॉ थोड़ा सा डेरिवेशन है। उसके बाद हम अणुसंख्य गुणधर्म पढ़ेंगे, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ही आपका प्रसरण दाब और राउल्ट का नियम पूछा जाता है, इसलिए हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको पढ़कर आइए। आज के लिए इतना ही, बहुत धन्यवाद।